जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए रेलवे के जो प्रैक्टिस सेट का जो सेशन था ना साथियों, उसे आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, आज मैं आपको तमाम क्वेश्चन कराऊंगा जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 1 या ग्रुप डी में यानी रेलवे के एग्जाम में साथियों आपको पूछे गए सवाल है साथियों, उसी को आज मैं आपको कराने वाला हूं। और किस तरीका से रेलवे एग्जाम ले रहा है, कैसा कैसा पैटर्न प्रश्न का दे रहा है, उन सभी पर हम लोग विचार करेंगे साथियों। तो चलिए आज के इस क्लास को शानदार बनाएंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये मैंने एक बैच आपको दिया था टारगेट 90 का, ठीक है, एक फोल्डर भी तैयार कर दिया था टारगेट 90 बैच से, ठीक है, जिसमें मैंने आपको रेलवे से संबंधित बहुत सारे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैंने आपको प्रश्न कराया था, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा साथियों। तो चलिए उस चीज को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एसपी मंत्र क्लासेस चैनल पर सर्च कीजिए और टारगेट 90 बैच का आनंद उठाइए साथियों। आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम है, सीबीटी 2 का एग्जाम है, तो आप उससे पूरी तरह से लाभान्वित हो सकेंगे साथियों। चलिए क्लास को शुरुआत करता हूँ पूरे ट्रिक के साथ, अब पूरे अच्छी तरह से साथियों आज आपको सिखाऊंगा। बस हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला सवाल क्या कहता है, जरा देखिएगा साथियों। पहला सवाल कहता है कि 7 के पावर 4 के स्क्वायर इंटू 1/343 के स्क्वायर इंटू 7 प्लस में 17, ठीक है। इसे हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, जरा साहब एक बात बता सकते हैं, 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर भी इसको तोड़ सकते हैं? जरूर तोड़ सकते हैं। 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो 7 के पावर 4 हो जाएगा ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर को 49, अब बगल में फिर 7 स्क्वायर तो उसको 49 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए 49 गुने 49 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसका भी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 49 गुने 49 से ये कितना बार हो जाएगा, 2 बार। 49 गुने 49 को फिर 2 बार गुना करेंगे तो 4 बार हो जाएगा टोटल, होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे तो हम बना ही देते हैं। ये देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर हो जाएगा, और इस पर स्क्वायर है साथियों, तो ये 49 होगा और गुने ये 49 हो जाएगा, 749, और इस पर पावर 2 दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 2 बार और होगा, यानी टोटल हम 4 बार डायरेक्ट लिख देते हैं। समझ में आ रहा है साथियों? अब हम इसे हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जरा गौर से समझिएगा, यहाँ देखिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे जरा बताइए इंटू 1 में 343 और इंटू में 343 होगा या नहीं होगा? गुने 7 प्लस में 17। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे मैंने क्या किया, समझ में आ रहा है साथियों? मैंने इसको तोड़ दिया, ये 343 के स्क्वायर था तो पावर 2 था, इसलिए 2 बार गुना में कन्वर्ट हो गया, ये 7 प्लस में 70। जरा साहब इसे काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, ये आप इसे 7 बार में काट सकते हैं, फिर इससे इसको काट सकते हैं 7 बार में, ठीक है। ये 7 49, इससे ये कट जाएगा, क्लियर है। तो 49 में 7 से आप गुना कीजिए, 9 7 63, 7 चौका 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, प्लस में कितना है 17 है, तो ये होगा कितना, ये 360 हो जाएगा साथियों। यही हमारा क्रम सत्य उत्तर होगा, ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। कहीं पे कोई समस्या नहीं ना है, समझ में आ रहा है साथियों? बढ़े अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, जरा सा देखिएगा, ठीक है साथियों। अगला सवाल कहता है कि समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 44 रुपया है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। एक बात पता है, निवेशित राशि का मतलब क्या होता है? जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, जमा किया है या उसे किसी को दिए हैं, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कहा है कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। साथियों मैंने आपको पढ़ाया था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी टॉपिक मैंने पढ़ाया था, एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर आप देखिए, जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का यदि होगा तो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, ठीक है। 2 वर्ष का दोनों के बीच का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर बराबर कितना होता है साथियों, तो CI माइनस में SI होता है। CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच का अंतर इतना के बराबर होता है। जरा आप बता सकते हैं क्या, P का मतलब हमें निवेशित राशि है जिसे निकालना है। अब बताइए R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो 4 गुने 4 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा ये कितना, 100 के स्क्वायर, 100 गुने 100 बराबर, इन दोनों के बीच का अंतर क्या रुपया है भैया, 44 रुपया है। समझ में आ रहा है? अब बताइएगा, ये 4 से कटेगा कितना बार में, 11 बार में कट जाएगा ना,
4 से ये कट गया कितना, 11 चौक 44, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे 25 बार में ये कर जाएगा, 25 चौका 100, क्रॉस गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, p बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गुना करिएगा तो 2500 गुने 11 कितना होगा, 2500 गुना 11 बराबर कितना होगा साथियों, 25 के 25 हासिल 2, अब 25 और 2 27, डबल 0, 27,500 हमारा परम सत्य उत्तर होगा। कहीं कोई समस्या नहीं ना है? कैसे आया साथियों, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखिए इस ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, जो मैं करा रहा हूं ना आपके लिए क्वेश्चन, वो सभी आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूं साथियों, और यही सब प्रश्न आते हैं और आएंगे भी, तो आप घबराइएगा नहीं, बस धैर्य बना करके विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है, अगर आंसर है इसका ऑप्शन में है, ये भी बन गया, ये भी बन गया, क्लियर है। तीसरा सवाल कहता है कि स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि डिजिटल बोर्ड की लंबाई, ठीक है, डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6% बढ़ा दी जाए और 6% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन ज्ञात करें। एक बात पता है, इस प्रश्न को देखने से आपको कुछ याद आ रहा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के सक्सेसिव का क्वेश्चन है साथियों, समझ में आ रहा है। सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस भी मैंने आपको पढ़ाया था साथियों, आप देख सकते हैं उसे, आप हमारे चैनल पर जाइए और उस पर देखिए, लाभ उठाइए साथियों। तो साथियों यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव लगने का मतलब यही होता है साथियों कि एक बढ़ेगा एक घटेगा परसेंटेज में, तो परिवर्तन क्या हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे हमने देखा था। तो सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बट्टा में 100%। बात की गहराई समझ में आ रहा है आपको? जरा गौर से देखिएगा, 6% बढ़ा दिया भैया, तो 6% बढ़ा दिया यानी प्लस 6 हो गया, ठीक है। प्रतिशत तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। अब देखिएगा ध्यान से, कहता क्या है कि घटा दिया फिर 6%, तो माइनस में ले लीजिए, ठीक है। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, एक बढ़ा एक घटा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे x का वैल्यू रहेगा प्लस 6 और गुने -6 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, क्लियर है। ये तो खत्म हो गया भाई। अब ये बचा कितना, ये देखिएगा ध्यान से, 6 36, तो -36 बट्टा में 100, 0.36, वो भी माइनस में। एक बात पता है ना, माइनस क्या दर्शाता है, कमी दर्शाता है, प्लस क्या दर्शाता है, वृद्धि दर्शाता है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा कि वृद्धि होगा, कमी होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस में आया है। कितना परसेंट बताइए, तो कितना परसेंट, 0.636% की कमी हो जाएगा इसके क्षेत्रफल में। समझ में आ रहा है साथियों? बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्या क्या इसकी भावनाएं हैं, हम लोग अच्छी तरह से इस पर विचार करेंगे साथियों। अगला सवाल हमारा कहता है कि एक बल्ब उत्पादक, ठीक है, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 11% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। पता चल रहा है क्या, 11% जो उत्पाद है ना, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट जो है ना, वह दोषपूर्ण पाया गया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या इतना है, यानी गैर दोषपूर्ण, ये दोषपूर्ण है मतलब खराब है, गैर मतलब जो खराब नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो कहता है कि यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या, यानी जो खराब नहीं ना है, उसकी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो कहता है कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितना होगा। तो कुल दोषपूर्ण कितना होगा भैया, यानी 11% में ना है, तो संख्या में पूछ रहा है कि दोषपूर्ण कितना होगा। ये दोषपूर्ण 11% में था, तो हमें संख्या में पूछ रहा है। सबसे पहले टोटल मान लीजिए कि 100% क्या है, ये उत्पाद है, क्लियर है। कैसे बनाएंगे इसे, 100% टोटल उत्पाद है हमारे पास, जिसमें से 11% जो है खराब है, तो 11% खराब है, तो सही कितना है भाई, सो बताइए। 89% जो है ना इसमें सही है। समझ में आ रहा है? वही बात हमें बोला, ये प्रतिशत में ना है हो, जबकि रियल में कितना 5607 या 5607 जो है ना, ये सही है। यानी ये जो 89% है साथियों, सही के बराबर, सही प्रतिशत जो है रियल में सही के बराबर है। कितना दोष, ये गैर दोषपूर्ण का था 5607 का। तो हमें कहता है कि दोषपूर्ण बताइए भैया, तो 11% पर था ना, तो 11% पर कितना होगा 5607, बट्टा में हो जाएगा 89 और गुना में हो जाएगा कितना 11, ठीक है। तो होगा कितना, इसको भाग लगाइए, तो आप ऐसे करिए, 5607 में 89 से भाग लगाइए, 6 बार में लगाइए तो
ये 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 8 छक 48 और 5 53, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब कितना बार में लगेगा, 8 3 24 2 26, यानी 3 बार में लग जाएगा। 3 बार में ये 8 3 24 2 26 7 9 किया 27। क्लियर है, ये समझ गए साथियों? कट गया ना 63 बार में, तो आप इसे काट दीजिए 63 बार में। अब 63 में 11 से गुना कर दीजिए आप। जरा सा गौर से देखिएगा, जब हम इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा सर। गुना करेंगे तो 63 के 3 हासिल 6, 63 एकम 63, 63 और 6 कितना होगा 69, 69, यानी 639 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? 693 हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों इतना तक तो आप समझ गए होंगे। बढ़े अब अगले सवाल की ओर। ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, इसे डरना नहीं है, बस इसका सामना करना है। बढ़ते अब आगे। इस सवाल को देखिएगा साथियों, इस सवाल को देखिए। कहता क्या है कि मोहन अपनी सामान्य गति के 9/10वें गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगाने वाले समय से 15 मिनट अधिक में तय कर पाता है। तो निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले समय सामान्य समय ज्ञात करें। साथियों ये सवाल दिख रहा है, इस सवाल में कुछ कंसेप्ट छुपा हुआ है, जरा सा गौर से देखिएगा। मोहन अपनी सामान्य गति के 9/10वें गति से चलकर एक निश्चित दूरी को सामान्य गति में लगने वाले समय से 15 मिनट अधिक वक्त लेता है। 15 मिनट अधिक वक्त लेता है कब? जब 9/10 की गति से चलता है ना, तो 15 बट्टा में ये 15 मिनट अधिक समय लेता है। एक बात पता है, पहले इसको देखने से एक चीज पता चल रहा है, पता यही चल रहा है कि पहले यह 10 की गति से चलता रहा होगा, अब ये 9 की गति से चल रहा है, यानी कम गया, इसका स्पीड कम गया साथियों। इसका मतलब है कि तभी तो 15 मिनट अधिक वक्त लगा। पहले जितना समय में जितना गति से चलता था, जिस स्पीड से चलता था, अब स्पीड को कम कर दिया है, तभी तो 15 मिनट ज्यादा वक्त लग गया ना। स्पीड कम गया तो समय ज्यादा लगेगा ही। इसका मतलब ये है साथियों, आप पढ़े होंगे कि ये स्पीड और टाइम जो होते हैं ना, एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। स्पीड जो होता है और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है, कि दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है साथियों। समझ में आ रहा है? तो बात यहाँ पर समझना ये है कि जब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है, यहाँ पे साफ साफ नजरों से आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों कि यहाँ पे सामान्य गति क्या है, इसका स्पीड का रेशियो क्या है, सो बताइए, जरा सा गौर से बताइएगा। ये पहले 10 था, अब कितना हो गया है, 9 हो गया है। कितना हो गया है साथियों? इसका स्पीड अब कितना हो गया है, अब 9 हो गया है। यानी पहले 10 के स्पीड से चल रहा था, अब 9 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का उल्टा होता है, यानी 9 इधर हो जाएगा और 10 इधर हो जाएगा। जरा सा बताइएगा, जब ज्यादा स्पीड से चल रहा था तो समय कम लगा ना, अब स्पीड कम कर दिया तो समय ज्यादा लग गया। दिख रहा है आपको? अब कहता है, हमें कहा कि 15 मिनट अधिक वक्त लिया, रेशियो में कितना अधिक ले रहा है, 1 यूनिट अधिक ले रहा है समय, तो यानी 1 अधिक ले रहा है रेशियो में, जबकि रियल में कितना अधिक समय ले रहा है, 15 मिनट का समय ले रहा है साथियों। समझ में आ रहा है? तो कहता है कि निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा सामान्य समय ज्ञात करें। सामान्य समय तो इतना लेके चला था 9 का, तो 9 कितने के बराबर होगा साथियों, 115 गुने 9, 135 मिनट के बराबर हो जाएगा। यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। दिख रहा है आपको कैसे बना से? हमेशा याद रखिएगा कि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत संबंध रखता है। ठीक है, जब विपरीत संबंध रखता है तो पहले 10 के स्पीड से जा रहा था, अब स्पीड कम कर दिया, और इसी वजह है कि यहाँ पर जब स्पीड ज्यादा था तो कम समय लगा था, लेकिन अब स्पीड जो है ना ये बढ़ गया है, सॉरी कम गया स्पीड, तो समय ज्यादा लगेगा ही लगेगा। जबकि लगा कितना ज्यादा,
1 यूनिट का, जबकि रियल में 15 मिनट या अधिक वक्त ले रहा है। तो शुरू में सामान्य गति से चलने के लिए कितना समय लिया था 9 का, तो 9 में कितना होगा हमने निकाल लिया, 135 मिनट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं साथियों। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन है क्या इसका, है, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल बन गया है। अगला सवाल देखिएगा साथियों क्या करता है। देखिए ये जो सवाल है ना आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, और इन सभी सवालों के माध्यम से ही आपका सारा एग्जाम का जो क्वेश्चंस होता है ना वो सभी कंप्लीट हो पाता है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको लगेगा कि लाइन जो है ना 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5-6 लाइन में दे देगा प्रश्नों को, तो वो क्या करता है भाषा को थोड़ा सा लंबा कर देता है। ठीक है, तो उससे आप डरिएगा नहीं सर, घबराइएगा नहीं। घबराइएगा तो आप उस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, जितना बड़ा लाइन में लिखा रहेगा उतना आसान होता है। गौर से देखिए, यहाँ पर इस सवाल को देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको, समझिएगा तभी। देखिए एक गिफ्ट बॉक्स में 10 अंगूठियां हैं, पहली 4 अंगूठी का औसत वजन 37 ग्राम और बाकी बची हुई 6 अंगूठियों का औसत वजन 38 ग्राम है, तो पूरी अंगूठी का औसत वजन क्या है। औसत वजन का मतलब समझते हैं क्या होता है। औसत वजन का मतलब कभी दे देगा आपको कि उम्र का औसत वजन निकालिए, कभी वेट का औसत वजन निकालिए, सॉरी ये उम्र का कभी दे देगा औसत निकालने को, वेट का कभी औसत निकालने को दे देगा, यानी किसी भी प्रकार के आपको वस्तुओं दे देगा उसका औसत निकालिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जो प्रश्न जिस रूप में पूछे ना हम उसका जवाब उसी रूप में देंगे। आप जानते हैं कि औसत क्या होता है। औसत होता क्या है कि सबको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उससे भाग लगा दीजिए। ठीक है, उनसे उस संख्या से भाग लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो ये क्वेश्चन की गहराई कह रहा है इस पर अब विचार करेंगे। हमें बोला है कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 अंगूठी है, टोटल कितने हैं 10 है, पहली 4 का वजन कितना है 37 है, 37 है कितना का 4 का, और बाकी बच गया उसके बाकी बचे 6 अंगूठियों का औसत वजन कितना है 38 है। तो ये 38 है कितना का 6 का। बताइए ये 4 गो का औसत वजन 37 है, 6 गो का 38 है, तो कुल कितना हो गया। सो बताइए 7 चौक 28, 4 3 12 2 14, ये क्या हो जाएगा 8 चौक 48, हासिल 4, 6 18 2 20 2 22 होगा ना हो। अब कुल कहता है ना, सब का बताना, 200 का करा, पूरी अंगूठी का करा, पूरे का। अब जोड़ दीजिए इसको और भाग दे दीजिए टोटल से 10 से, 6 4 10 टोटल संख्या है, 8 8 16, 4 2 6 1 7, 2 1 कितना होता है 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में 10, ये भाग लगाएगा तो 37.6 इज द राइट आंसर। समझ में आया कितना आ जाएंगे साथियों 37.6। फिर से देख लीजिए, 4 गो का औसत वजन इतना है, 6 गो का औसत वजन इतना है, कुल योग निकाल लिए, ये टोटल है, ये टोटल है। अब इन टोटल पर टोटल संख्या 10 था, हमने पूरा का वजन निकाल लिया, औसत 10 से भाग दे करके आगे हमारा आंसर इतना आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। बढ़ते अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे साथियों। आखिरी सवाल देखिएगा क्या कहता है। देखिए ये सवाल क्या कहता है, जरा सा गौर से देखिएगा साथियों। एक दुकानदार एक उत्पाद को 1386 रुपया में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। उस राशि को बताए जो उत्पाद की क्रयमूल्य के आधे के बराबर है। उत्पाद के क्रयमूल्य के आधे के बराबर, या कंडीशन लगा दिया है। तो गौर से समझिएगा बात को, क्या कह रहा है, लाभ कितना प्रतिशत कमाता है 12.5% का। 12.5 का मतलब क्या होगा, हो 12.5% होगा ना। 12.5% का मतलब क्या होता है 12 पूरा 1/2%, ये 12 दूना 24 है 25 और बट्टा में 2%। इसका मतलब कितना होगा 25 बट्टा में ये हो जाएगा 2 गुने 100, यानी प्रतिशत के चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, अब बगल में तो 2 है भैया, तो 200 हो जाएगा। 25 चौका 25 8 200 होगा। अब बताइए, ये गौर से दिख रहा है आपको 1/8 आया। कितना आया, ये 1/8 आया। तभी समझिएगा बात को। यहाँ पर कहता है कि इतना रुपया में बेचा है तो इतना प्रतिशत का लाभ हुआ है। इसका मतलब है उस राशि को बताए कि
उत्पाद को क्रयमूल्य के आधे के बराबर कितना है से निकालना है हमें। जरा बताइएगा, ये 8 था, ठीक है ना, 8 था, है ना, तो इतना में बेचा है ना, तो लाभ हुआ है। तो ये 8 था, तो अब बेचा कितना में, 9 में, यानी कि पहले 8 के सामान को 9 रुपया में बेचा, 9 यानी कि 1 रुपया बढ़ा करके बेचा ना हो, तो 9 रुपया में बेचा, तो कितना में, 9 रुपया में बेचा। कितने रियल में कितना है बेचने का दाम, ये 8 के सामान को 9 में बेचा, समझ में आ रहा है, 8 के सामान को 9 में बेचा, क्लियर, 1 रुपया बढ़ा के बेचा, तो बेचा 9 में, जबकि रियल में कितना रुपया था, 1386 रुपया। समझ में आया, नहीं समझे। अब कहता है क्या कि उस राशि के बताए जो मूल्य के क्रयमूल्य के आधे के बराबर है, तो क्रयमूल्य तो यही ना रहा होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा 4, दिख रहा है आपको। तो ये 4 कितने के बराबर होगा, सो हमें निकालना है। 1386 बट्टा में 9 गुना 4 कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 9 का 9, 13 में से 9 गया तो 4 8, ये 9 पचे 45, और ये क्या हो जाएगा 3, 9 चौक 36 और गुना 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 5 चौक 20 है 21, 4 और 2 6, यानी 616 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। बोलिए कहीं पे कोई समस्या है क्या, नहीं ना है, फिर से देख लीजिए, 12.5% का हमने निकाला तो 1/8 आ गया, क्लियर है। अब कहता है 8 रुपया इसका क्रय मूल्य, बेच दिया, बढ़ा लाभ कमाया है ये, तो लाभ कमाया है तो कितना में, पहले 8 था तो बेचा कितना में, 1 बढ़ा दिया 9, 8 है 9 में बेचा, तो रियल में कितना रुपया था, इतना रुपया था, तो कहता है क्रय मूल्य के आधार से, क्रय मूल्य के आधार कर दिए तो कितना दाम हुआ, ठीक है। तो यहां तक में कोई दिक्कत है साथियों, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुआ होगा, कोई समस्या भी नहीं हुआ होगा। तो साथियों आज के क्लास कैसा लगा, यदि क्लास आपको अच्छा लगा, यदि आपको यह वीडियो आपके दिलों को छुआ हो, तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिएगा साथियों, ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और हमेशा खुश रहिएगा साथियों। बार बार कहता हूं, किसी भी एग्जाम की सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा अपने अंदर के जो मन है ना, आपकी आत्मा जो है, उसे हमेशा प्रसन्न रखना होगा। और याद रखिएगा आप ही सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए प्रयास हमेशा जारी रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। मैं जानता हूं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को बनाना जानते होंगे, अच्छी बात है, पर मैं उन विद्यार्थी के लिए ज्यादा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं जो विद्यार्थी बहुत कमजोर है। समझ में आ रहा है साथियों, मैं बहुत ही जो अपने गणित से इतना भयभीत है, जिन्हें गणित का एक अक्षर तक सही से नहीं आ पाता है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं साथियों। और मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि वो भी इस वीडियो को देखिए, जिन्हें आता है, सीखना है उन्हें भी, समझ में आ रहा है, खूब प्रैक्टिस करना है। अब आप जानते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा भैया, सब आपका अपना होगा और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कीजिएगा। तो साथियों खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, हमेशा प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।